न्याय की जो परिभाषा है, मैंने पूर्व में कहा कि इसे परिभाषित करना राजनीतिक विचारकों ने बड़ा कठिन पाया है। लेकिन न्याय को समझने के लिए उन्होंने अलग अलग आधार का उपयोग किया, चाहे सिद्धांतों के बल पर, चाहे कर्तव्यों के बल पर, चाहे लक्ष्य के बल पर, आदि आदि। तो इसकी जो अवधारणा है, प्रारंभ से, लेकिन आदमी के प्रारंभ काल से, जब से राजनीति या राजनीति शास्त्र का चिंतन शुरू हुआ, आपको याद होगा भारत में चाणक्य राजनीति शास्त्र के एक प्रसिद्ध विचारक माने जाते हैं। और चाणक्य का काल कब का है? कल्पना करिए, 2000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने चाणक्य का काल माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य शासन को लाने में उनका योगदान रहा। और मौर्य शासन ईसा के पूर्व के काल की बात है। तो 2000 वर्ष पूर्व से ही राजनीतिक चिंतन शुरू हो गया था भारत में, और विदेश में भी ऐसे ही बहुत सारे चिंतक रहे। अब पुराने काल में यदि हम बात करें तो जस्ट मैन, न्यायपूर्ण व्यक्ति क्या है? एक जस्ट मैन किसे कहेंगे? न्यायपूर्ण व्यक्ति हम किसे कहेंगे? क्या उसका रूप होगा? न्यायपूर्ण व्यक्ति जो है वह किस मायने में जस्ट कहा जाएगा, न्यायोचित कहा जाएगा? उसमें क्या अच्छाइयाँ होंगी, क्या बुराइयाँ होंगी? समाज से वो कितना जुड़ा रहेगा, कितना स्व की सोचेगा और कितना समाज की सोचेगा? इस पर काफ़ी चिंतन हुआ। और जितने ज़्यादा सद्गुण होंगे, जिसे हम वर्च्यूज कहते हैं, तो उतना ही हम उसे न्याय संगत व्यक्ति कहेंगे। वह व्यक्ति जो इनके साथ जुड़े हुए वर्च्यूज को, इनके साथ जुड़े हुए सद्गुणों को लेकर चलता है, उसे हम न्याय संगत कहेंगे। लेकिन मध्यकाल में न्यायोचित व्यक्ति की परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि उसका आधार कुछ बदला। आपको याद होगा कि मध्यकाल मूल रूप से वो काल था जब धर्म का बोलबाला था। यानी धर्म का बोलबाला इतना था कि धर्म राजा से भी, शासन से भी ऊपर था। इतना ज़्यादा हावी था धर्म कि भगवान की राजाओं को ईश्वर के द्वारा भेजा गया, उनका समझ लीजिए दूत या उनके द्वारा भेजा गया व्यक्ति कहा जाता था। ईश्वर द्वारा भेजा गया। इतना धर्म जब हावी था, उस समय निश्चित रूप से न्याय की परिभाषा का आधार धर्म रहा होगा। लेकिन आधुनिक काल में अब क्या है? आधुनिक युग में जब समाजवाद की विचारधारा आई, समाजवाद जिसमें सब कुछ समान हो, तो वहाँ पर जस्ट मैन से हटकर जस्ट सोसाइटी की बात होने लगी, यानी न्यायपूर्ण समाज। जस्ट मैन प्राचीन काल, धार्मिक आधार मध्यकाल, और उसके बाद आधुनिक काल में क्या हुआ? न्यायपूर्ण समाज। जस्ट मैन कैसा, किसे हम कहेंगे कि ये समाज न्यायपूर्ण है, जहाँ सब लोग न्यायोचित तरीके से कार्य कर रहे हैं? तो ये जो चिंतन लगातार हुआ, इसने न्याय के अर्थ में होते हुए परिवर्तन को देखा है। और शुरू में जहाँ मॉरल जस्टिस की बात होती थी, नैतिक न्याय की बात होती थी, आज सोशल जस्टिस की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है। तो कैसे देखिए न्याय का रूप बदल रहा है। नैतिक न्याय, फिर धर्म आधारित न्याय, और उसके बाद आज सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। नैतिक न्याय क्या है? नीति, नैतिक, जो सही लगे वह न्यायोचित है। अब जो सही लगे, ये सोचने का आधार क्या है, और किसी बात को सही और गलत कहना, ये इसके लिए कौन आधिकारिक है? किसे ये अधिकार दिया गया है बताने का कि यह न्यायोचित है या गैर न्यायोचित है?
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे परंपरागत दृष्टि से पुराने प्राचीन काल में जहाँ नैतिक न्याय काम करता था, उस समय कानून तो कम थे, तो समाज कैसे चलता था? उस समय कानून जैसी व्यवस्था लोगों को नहीं मालूम थी। 100-200 लोगों का झुंड जंगलों में घूमता था, लेकिन वो भी कुछ चीज़ों का पालन तो करते थे, अनुपालन तो करते थे, किसी एक व्यवस्था में बंधे हुए थे, उसमें कोई कानून नहीं था। तो न्याय किस ढंग का था? ये जो 100-200 लोग यायावर प्रवृत्ति के जो उस समय होते थे, यायावर के बदले कहना चाहिए जंगली होते थे, तो जंगली मानव की भी अपने समाज की एक व्यवस्था होती थी और नैतिक आधार पे वो लोग सब कार्य करते थे। वो नैतिक आधार अंदर से आता था, किसी बाहरी ताकत का दबाव उन पे नहीं था, अंदर से नैतिक वैल्यू। उदाहरण के लिए, यदि भोजन इकट्ठा किया, 100-200 लोग थे और उसमें से जो कार्य का विभाजन इनके बीच में होता था, तो उसमें 10-15 लोगों ने कंद मूल जड़ आदि ये सब इकट्ठा करके लाया, वहाँ बैठ गए और उन्होंने खाना शुरू किया। तो क्या ये हुआ कि जिन्होंने भोजन इकट्ठा किया ये सारा भोजन वही कर लेंगे? पहली बात, नहीं, ऐसा नहीं होता था। वो लोग खाते थे और दूसरों को देते थे। क्या इसके लिए कुछ कानून था उस समय कि आपका कार्य भोजन की व्यवस्था करना है और उसको सब में बांटना है? कोई कानून नहीं था। ये उनकी नैतिक आवश्यकता थी और उनकी नैतिक सोच थी जो उनको इस बात के लिए विवश करती थी कि वो सब में बांटें। ये तो हुआ। तो उस जमाने में, प्राचीन काल में, नैतिक बनाम कानूनी में नैतिक व्यवस्था, नैतिक न्याय की ज़्यादा जोर था। फिर बाद में मध्यकाल में, जैसा मैंने बताया, धार्मिक, और उसके बाद आधुनिक काल में सोशल जस्टिस। ये जो बात है सामाजिक न्याय की, ये जो बदलती हुई परिभाषा जो हम देख रहे हैं, ये इसका संबंध किस बात से है? उन आदर्शों से जो आधुनिक विश्व के महान आदर्श कहे जाते हैं। और वो आदर्श क्या हैं? हमने पहले पढ़ा है कि हमारे प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है। हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फ्रीडम या लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। इन आदर्शों को स्थापित करने में सामाजिक न्याय की बहुत आवश्यकता पड़ती। इक्वालिटी, समानता या ये आपके साथ स्वतंत्रता, ये कब आएगी? तभी जब सामाजिक न्याय मूल लक्ष्य रहे। तो इस प्रकार ये सामाजिक न्याय का एक खाका आपको दे दिया गया है और पूरा कोशिश ये हुई है कि आप न्याय बनाम सामाजिक न्याय समझें और दूसरा, न्याय के विभिन्न रूप को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि उनका आधार क्या रहा। न्याय का यदि हम एक और अर्थ देखें या इन सब को समझने के बाद सामाजिक न्याय को किसी दायरे में लाने की कोशिश करें, तो इसका अर्थ सीधा ये हुआ, इसका तात्पर्य है लोगों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। लोगों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो या लोगों के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव का अभाव। इस बात को समझ लीजिए। भेदभाव का अभाव होना सामाजिक न्याय की ओर ले जाता है। अब भेदभाव का अभाव होगा तो उससे क्या होगा? व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति का विकास और समान अवसर। किसी भी तरह के भेदभाव के अभाव में व्यक्ति विकास और समान अवसर की पूरी गुंजाइश होती है। इन ऐसे सामाजिक न्याय के तहत हम व्यक्ति को उसकी जाति, उसके धर्म, लिंग, वर्ग, इस आधार पे नहीं तौलते। वो हमारे लिए मायने नहीं रखते। मुख्य हमारे लिए रहता है मुद्दा मानव हित, व्यक्ति विकास, और इसको लेकर पूरे समाज का विकास किस प्रकार हो।
जहाँ सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो। अन्यथा यदि हम ऐसा इस प्रकार का भेदभाव बना के रखेंगे लोगों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर, चाहे जाति के आधार पे, चाहे धर्म, चाहे लिंग, इसके आधार पे, तो फिर सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं की जा सकती। सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य होता है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का, वह लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। न्याय क्या है ये बात करते हुए मैंने आपको 3 कालों का जिक्र किया था, प्राचीन काल, मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। प्राचीन काल की जब बात करते हैं तो हम थोड़ा सा ये और आगे बढ़ें कि इन 3 कालों में न्याय के अर्थ थोड़े बदलते रहे, ये बात तो हमने समझ ली। आप यहाँ देखेंगे न्याय क्या है, इसको यदि हम बांटें तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में एक तो भारतीय परिभाषा या भारतीय अर्थ, भारत के संदर्भ में या भारत के लोगों के लिए न्याय क्या था प्राचीन काल में, और पाश्चात्य पश्चिमी जगत के अनुसार क्या अर्थ था। इसमें यदि हम भारतीय परंपरा की बात करें तो भारतीय परंपरा में प्राचीन काल में मैंने नाम लिया आपको अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य का। वे राजनीति शास्त्र के भी बहुत बड़े विचारक थे, और ऐसे ही कुछ ऋषि मुनि भी हुए जो भारतीय परंपरा में जिन्होंने न्याय को परिभाषित करने की कोशिश की। श्रुति, ये भी एक महान विचारक थे भारतीय संस्कृति में। इनके अनुसार क्या था, भारतीय परंपरा के अनुसार क्या था, क्या अर्थ है इसका, और पाश्चात्य परंपरा में क्या अर्थ था। यदि हम भारतीय परंपरा की बात करें तो उसमें नैतिक भावनाओं या नैतिक दबाव ज़्यादा था न्याय के अर्थ में, और उल्टा पाश्चात्य परंपरा में उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें 2 विचारक थे, एक था प्लेटो और दूसरा था अरस्तु, जिसे अंग्रेजी में अरिस्टोटल कहते हैं। प्लेटो और अरस्तु भी इसी बात से सहमत थे कि धर्म से जुड़े कर्तव्यों का पालन, क्या है, धर्म से जुड़े कर्तव्यों का पालन। जिस प्रकार भारतीय परंपरा में भी धर्म को आधार माना गया और बल्कि कर्तव्यों को लेकर बात की गई, ऐसा ही कुछ कुछ प्लेटो और अरस्तु ने भी किया। तो इस प्रकार प्राचीन काल को हमने 2 भागों में बांटा। मध्यकाल में हमारे पास 2 नाम ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो है थॉमस इक्विनॉक्स और दूसरा है सेंट ऑगस्टाइन। थॉमस इक्विनॉक्स और सेंट ऑगस्टाइन। तीसरा जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में भी 2 विचारक आए जिनका हम अलग से जिक्र करने वाले हैं। और इस प्रकार हम प्राचीन काल को जानने के बाद अब थोड़ा सा मध्यकाल के थॉमस इक्विनॉक्स और ऑगस्टाइन का इनका क्या कहना था, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मध्यकाल में जाने से पहले एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि जो प्राचीन परंपरा की मैंने बात की, चाहे वो भारतीय परंपरा हो चाहे वो पाश्चात्य परंपरा हो, तो धर्म और कर्तव्य की बात करते समय आपको याद रखना होगा, आपको जानना होगा कि यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। धर्म का अर्थ ड्यूटी है। ये मेरा धर्म है कि मैं ऐसा व्यवहार करूं, ये मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं। वहाँ धर्म का अर्थ क्या है? क्या वहाँ धर्म का अर्थ धार्मिक या रिलीजन से है? नहीं, यहाँ पे धर्म का अर्थ कर्तव्य से है। सो प्राचीन परंपरा में धर्म की बात करते समय धर्म का अर्थ अपने कर्तव्य हैं। तो नैतिक कर्तव्यों, नैतिक दबाव न्याय व्यवस्था का आधार होता था। यही मैंने प्राचीन काल के परिप्रेक्ष्य में कहा था। अब मध्यकाल की जब बात करेंगे तो मैंने 2 नाम लिए थे, एक तो थॉमस इक्विनॉक्स और दूसरा सेंट ऑगस्टाइन। मध्यकाल, जैसा मैंने पहले बताया,
एक ऐसा काल था जब धर्म का बोलबाला था सब तरफ, चाहे वो पुराने धर्मों की पुनर्स्थापना हो रही थी, चाहे नए धर्म उदय होकर विकसित हो रहे थे और अपने पंख फैला रहे थे। कुल मिलाकर यह है कि मध्यकाल पूरे विश्व में एक रिलीजन से जुड़ा हुआ काल माना जाता है, और इसलिए उस समय जब न्याय की बात की गई तो उसका संबंध धर्म से जुड़ा गया। उसमें यह कहा गया कि जो टॉमस इक्विनॉक्स था, व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीना और कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। अभी व्यवस्थित जीवन कैसा हो इस पर हमको जानने की जरूरत नहीं है, पर आपको बस इतना समझना है यहाँ पर कि इक्विनॉक्स के अनुसार कर्तव्यों का पालन और व्यवस्थित जीवन जीना, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। क्योंकि यदि हम व्यवस्थित हैं तो उसके अनुसार समाज व्यवस्थित होगा। और दूसरी ओर सेंट ऑगस्टाइन के विचार क्या थे? सेंट ऑगस्टाइन ने धर्म के विशिष्ट काल में उसे ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य का पालन करना, उसके अनुसार न्याय का मतलब ये था कि ईश्वरीय राज्य के प्रति धर्म का पालन करना। अब ये ईश्वरीय राज्य क्या है उसे एक लाइन में आपको बता दें। ये वो काल है जब राजाओं को ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव, ईश्वर का प्रतिनिधि बताया गया। तो ये कहा गया कि न्याय वो है जहाँ पर हम अपने को पूरी तरह राजा के प्रति समर्पित कर दें, क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ये हुई दूसरी व्यवस्था, ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य का पालन। ये मध्यकाल की सोच। अब आधुनिक काल या वर्तमान काल, जिसके तहत हम सामाजिक न्याय का अध्ययन कर रहे हैं, उस काल में किनके विचारों का प्रादुर्भाव है? दो नाम सामने आते हैं, एक तो है डेविड ह्यूम और दूसरा जेरेमी बेंथम। डेविड ह्यूम और जेरेमी बेंथम बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक। डेविड ह्यूम के अनुसार सामाजिक न्याय या न्याय का अर्थ है सर्वहिताय नियमों का पालन करना। सर्वहिताय, सभी के हित में जो हो ऐसे नियमों का परिपालन ही न्याय है। यानी दूसरों को भी फायदा मिले, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये आपने सुना है। यहाँ पर सर्वहिताय की बात हुई, सबके हित में जो हो ऐसा करना वही हमारा कर्तव्य है, जो सभी के हित में हो। तो जो नियम है वो उस तहत है। और जेरेमी बेंथम, उसके अनुसार तो न्याय को उसने कुछ दूसरे रूप में देखा और उसने कहने का प्रयास किया कि जो भी सार्वजनिक है, सार्वजनिक वस्तु हो, सार्वजनिक सामान हो, सार्वजनिक संपत्ति हो, सार्वजनिक सेवाएं हो, उनका वितरण उपयोगिता के आधार पर किया जाना ही न्याय है। जो भी चीज, सब चीज, एक तो उसका कहना था कि सभी चीजें सार्वजनिक हैं और इन सब का वितरण, आपको याद होगा मैंने बताया था वितरणात्मक न्याय, पूर्व में इसकी चर्चा मैंने की थी कि वितरणात्मक न्याय जिसमें बंटवारा हो, ऐसा न्याय जिसमें बंटवारा समान हो। ये बात दूसरी है कि बंटवारे का आधार क्या हो। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि बंटवारे का आधार क्या, किस आधार पे माना जाए कि सबको समान मिल रहा है। क्या गरीब को ज़्यादा दे देना और अमीर को कम दे देना ये न्यायोचित है या नहीं? ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिस पर बहस हो सकती है, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लें कि जेरेमी बेंथम के अनुसार बंटवारे में उपयोगिता का आधार होना चाहिए। उपयोगिता कितना उसके लिए उपयोगी है, वह न्याय के सिद्धांतों के तहत आता है। हैरल्ड लास्की
जिसका जिक्र पिछले अध्याय में भी बड़े विस्तार से किया गया। बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जिसने समानता पर काफ़ी बातें कही हैं, उसने सामाजिक न्याय के अर्थ के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिकार को जोड़ा है। तो हैरल्ड लास्की के अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ सामाजिक अधिकार से है। तो ऐसे ही बारकर प्रत्येक व्यक्ति को विकास का पूर्ण अवसर और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक न्याय है, ये बारकर का मत है। टी.ए. मथाई, सामाजिक न्याय का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसमें समाज के सभी वर्ग के बीच वस्तुओं का, सेवाओं का वितरण बराबर हो। वस्तुओं का यानी ये वितरणात्मक न्याय। सेवाएं क्या हैं? यदि हम सेवा की बात करते हैं तो सेवा यानी सर्विस। कैसी सर्विस? चाहे वो ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, चाहे वो भोजन के वितरण की बात हो, है किसी भी अन्य तरह की सेवाएं जो सरकार जनता को देती है, उसको कैसे बांटा जाए, उसके बांटने का आधार क्या है। तो इनका अर्थ है, मथाई इसका कहना है कि ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के मध्य और संसार के विभिन्न लोगों के मध्य, मतलब सभी लोगों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का समान या उचित वितरण। एक और विचारक के बारे में जान लें, एलन ने सामाजिक न्याय को परिभाषित करते समय कहा है कि प्राकृतिक मानवीय असमानताओं की तीक्ष्णता को कम करने का प्रयास। एक बहुत अच्छी परिभाषा है, बड़ी सरल है। प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक शब्द यहाँ पर लिया, प्राकृतिक मानवीय असमानताओं की तीक्ष्णता को कम करने वाला। प्राकृतिक मानवीय असमानताएं क्या हैं, इससे क्या ताल्लुकात हैं? ऐसी असमानताएं जो मानव निर्मित नहीं हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि ऐसी भी क्या असमानताएं हैं जो मानव निर्मित नहीं हैं? बिल्कुल, बड़ा सरल है उत्तर, ये प्राकृतिक हैं। उदाहरण के लिए मानव निर्मित क्या नहीं है? लिंग, स्त्री पुरुष के बीच की असमानता, उम्र की असमानता, जाति की असमानता, धर्म की असमानता। यदि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं तो मैं हिंदू हूं, वो तो प्राकृतिक हो गया। हाँ, यदि मैं अपना धर्म बदल के दूसरे धर्म में जाता हूं तो मानव निर्मित हो गया, पर जन्म के समय प्राकृतिक रहा। शारीरिक असमानताएं ये प्राकृतिक हैं, ऊंचा होना, छोटा होना, मोटा होना, दुबला होना। ये जो असमानताएं हैं ये प्राकृतिक असमानताओं की तीक्ष्णता, तीक्ष्णता मतलब इसके जो दुष्प्रभाव हैं इनको कम करने में जो फैक्टर्स मदद करते हैं वही सामाजिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है ये, जो आपको समझने में सहूलियत है। सामाजिक न्याय प्राकृतिक मानवीय असमानताओं की तीक्ष्णता को कम करने के प्रयास में निहित है और सभी को समान अवसर प्रदान करने में किसी तरह की अड़चन डालने की अपेक्षा सहायता करता है। समान अवसर, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अवसर सबको समान मिले। इतने विचारकों को जानने के बाद एक श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थीं, तो उन्होंने जब संविधान में की प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन किए, प्रस्तावना में उन्होंने कुछ शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये जब शब्द डाले और चूंकि वो समाजवाद से प्रभावित थी, उन्होंने भी अपने तरीके से सामाजिक न्याय की बात की।
टू कोट हर, उनको मैं यथावत यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा कि आखिर श्रीमती इंदिरा गांधी के क्या विचार थे सामाजिक न्याय को लेकर। हमारे संविधान और अन्य कानूनों में समानता को अपनाया गया है, इसमें अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और सभी प्रकार के शोषणों से मुक्त, सभी प्रकार के शोषणों से मुक्ति की व्यवस्था बड़ी स्पष्ट रूप से की गई है, यानी शोषण से मुक्ति की व्यवस्था। आखिर क्यों किया गया है? आगे वो कहती हैं क्योंकि ये व्यवस्था भेदभाव रखने पर प्रतिबंध लगाती हैं और समाज के कमज़ोर वर्गों को संरक्षण देती हैं। लोगों के लिए कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था, इसे ही हम सामाजिक न्याय कह सकते हैं। यानी उनके अनुसार ऐसे प्रयास जो भेदभाव को हटाएं, उनके अनुसार ऐसे प्रयास जो शोषण को न्यूनतम करें, वे सामाजिक न्याय के दायरे में आते हैं, सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक न्याय के दायरे पर आते हैं। न्यायपूर्ण समाज वो है जिसमें परस्पर बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज को निर्मित करे। करुणा से भरा, एक दूसरे के प्रति जिसमें सहानुभूति हो, ऐसा समाज। किस चीज़ का बढ़ना? सम्मान का बढ़ना, एक दूसरे के प्रति सम्मान का बढ़ना। और किस चीज़ का घटना? एक दूसरे के प्रति अपमान की भावनाओं को घटाना। ये जो इसके बीच में जो बैलेंस है, अपमान को घटाते हुए सम्मान को बढ़ाना, ऐसे ही समाज निर्माण का लक्ष्य सामाजिक न्याय के तहत होता है। और यह बयान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो हमारे भारत के एक तरीके से संविधान निर्माता कहे जाते हैं, जिन्होंने भारत के संविधान को लेखनी दी। स्वयं बहुत बड़े कानूनी वेत्ता थे ही, लेकिन साथ ही साथ संविधान का जो रूप है, उसकी जो शब्द रचना है, उसकी जो शब्दावली है, उसका जो पुस्तकाकार शेप है, इसको उस रूप में देने का श्रेय ड्राफ्टिंग कमेटी को जाता है, संविधान सभा की, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। और ये उनका वक्तव्य है। न्याय की समय समय पर परिभाषा और उसके बदलते हुए स्वरूप की बात करते हुए अब हम काफ़ी कुछ समझने लगे होंगे कि आखिर न्याय क्या है और ऊपर से सामाजिक न्याय क्या है। यदि हम सामाजिक न्याय का विश्लेषण करें तो खासकर इन बताई हुई परिभाषाओं के मातहत तो 3 बिंदु बड़े साफ हैं। पहला कि सामाजिक न्याय में किसी भी तरह के विशेषाधिकार नहीं रहते। सामाजिक न्याय में किसी भी तरह के विशेषाधिकार नहीं रहते। VIP कल्चर नहीं रहता, सब बराबर रहता। कोई विशेष अधिकार किसी को नहीं मिला होता, विशेषाधिकार का अर्थ है। और साथ ही सबको अवसर समान मिलेंगे। निर्बलों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी, निर्बलों के लिए, कमज़ोर तबके के लिए, निम्न तबके के लिए विशेष सुविधाएं, और ऊंचे तबके को मिले हुए जो कुछ अधिकार हैं, विशेष अधिकार हैं, उनका समापन। ये पहली बात इन सब परिभाषाओं से जो निकल के आती है, जिसको अभी हमने देखा है। दूसरी बात, समान अवसर, क्योंकि समान अवसर मिलता है तभी आत्मविकास, तभी स्व विकास होता है, तभी व्यक्तिगत विकास होता है। तो दूसरी बात समान अवसर, पहली बात विशेषाधिकार की समाप्ति और निर्बलों के लिए अतिरिक्त प्रयास, दूसरी बात समान अवसर, और तीसरा असमानताओं को दूर करना
और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना। न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का अर्थ है जहां पर सभी के साथ समान व्यवहार हो। ये देखिए, समान व्यवहार कौन करेगा? कानूनी रूप से सभी के साथ समानता हो, कानूनी रूप से सभी के साथ समानता हो, इस बात को समझें। आपको याद होगा, मैंने प्रारंभ में बताया था कि प्राचीन काल में कानून बहुत कम थे, नहीं के बराबर थे। तो ऐसी व्यवस्था में जहाँ कानून नहीं था, वहाँ नैतिक व्यवस्था ही न्यायोचित थी, न्याय की व्यवस्था थी। नैतिक कानून जैसे जैसे क्वेश्चनेबल हो गए या नैतिक भावनाएं जैसे जैसे कम होती गईं, राज्य के लिए, शासन के लिए आवश्यक हो गया कि अब वह गिरती हुई नैतिक वैल्यूज के स्थान पर अब वो कानूनी दायरा अपनाए, कानून को अमली जामा दे। और इस प्रकार धीरे धीरे कानून का प्रभाव, कानून का दबाव, कानून का दायरा बढ़ने लगा और इसके साथ साथ शासन का दायरा बढ़ने लगा, क्योंकि कानून कौन बनाता है? शासन बनाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कानूनी जरिए से सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना, ऐसी व्यवस्था जिसमें सब समान व्यवहार करें, ये शासन का कार्य है। तो ये सारी परिभाषाओं का निचोड़ इन 3 बिंदुओं पर हम देख सकते हैं।